नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 8 की बात में बात पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की, क्योंकि बिहार में है चुनाव और बिहार में चुनाव के पहले बहुत हलचल नजर आती है। बिहार में बीजेपी अपनी 2020 वाली कामयाबी एक बार फिर से दोहराना चाहती है। उसका सीधा निशाना है मिथिलांचल, और मिथिलांचल में है करीब 100 सीटें, जिस पर ये कहा जाए सबसे पहले जो सीटें हैं उसको लेकर आज एक अलग तस्वीर नजर आती है। आज गृह मंत्री अमित शाह मिथिलांचल के सीतामढ़ी में ही थे। यहां पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद में सीतामढ़ी के पुनैरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया गया। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके तेवर बहुत अलग थे, और आखिर में तेवर सियासी और निशाने पर एक तरह से उनके विपक्ष था। और इस मंच से कई बड़ी बातें अमित शाह बोलते हुए नजर आए और मिथिलांचल को साधते हुए नजर आए। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम नीतीश कुमार। मंत्रोच्चार के बीच जानकी मंदिर का शिलान्यास। बिहार चुनाव से पहले मिथिलांचल के भाग जगह है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया गया। अमित शाह इस मंदिर के भूमि पूजन के लिए खास तौर पर दिल्ली से सीतामढ़ी पहुंचे थे। जाहिर है, जब बिहार में माहौल चुनावी है तो बीजेपी के चाणक्य के तेवर इस उद्घाटन समारोह में भी सियासी थे। उन्होंने लालू यादव से लेकर राहुल गांधी तक पर निशाना साधा और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर तक पर ताल ठोककर सरकार का पक्ष पेश किया। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति।
मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करा। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया। पौराणिक मान्यताओं में पुनौरा धाम को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। वैसे माता सीता का एक मंदिर यहाँ पहले से मौजूद है, मगर माता जानकी और पुनौरा धाम से मिथिलांचल की भावनाएं जुड़ी हैं। अब यह नया और भव्य मंदिर 67 एकड़ में बनाया जाना है। 882.87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा 11 महीने रखी गई है। इस भव्य मंदिर परिसर को पर्यटन, श्रद्धा और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित किया जाना है। पुनौरा धाम को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भी मिथिलांचल के विकास की योजनाओं पर प्रकाश डाला। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। इसके पहले पूर्व से उपलब्ध 17 एकड़ जमीन के अलावे 50 एकड़ भूमि ली जा रही है और इस प्रकार दोनों को मिलाकर के 67 एकड़ भूमि पर लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। सीतामढ़ी जिले में अनेक काम कराए गए, विकास के और काम भी कराए जाएंगे, यह आपको हम बताना चाहते हैं। अब उसके अलावे केंद्र द्वारा सीतामढ़ी के अयोध्या के बीच सड़क एवं रेलवे की संपर्कता में सुधार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि आज दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में नई ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो आप जरा जान लीजिए कि यहां से कितनी बड़ी ट्रेन केंद्र सरकार बनाने वाली है। तो आप सब जान लीजिए, बहुत खुशी की बात है। इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए थे। कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला, जब अमित शाह ने नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे आसन पर बैठने का इशारा किया तो नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और कुर्सी पर बैठ गए। ये सब कुछ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हो रहा था, जो मीडिया के कैमरों में कैद हो गया।
हालांकि बिहार के सारे नेता इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्साहित हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तो इस मंदिर से पूरे देश में भक्ति और शक्ति की लहर दौड़ती दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर वह वृष्टि प्रकृति के स्वरूप माता जानकी का, सिया का स्वरूप को, सीता माता के स्वरूप को प्रकट कर रहा है और बहुत ही शुभ दिन है ये ऐतिहासिक दिन। अब बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार कर रहा है। अद्भुत भक्तों का जन सैलाब मां जानकी सीता मैया के मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में आदरणीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। टूरिस्ट को और बढ़ावा मिलेगा बहुत। यहाँ अयोध्या राम सर्किट से जुड़ा हुआ है। यह अब लोग अयोध्या आएंगे और फिर पुनौरा धाम आएंगे मां सीते के जन्म स्थान पर। यहाँ भक्तों की भी भीड़ होगी और भक्त जो आएंगे उनसे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी एक बल मिलेगा और यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ेगा। तो ऐसे भी यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन इतने बड़े संरचना के निर्माण, जहाँ की बिल्कुल अद्भुत संरचना और अद्भुत मंदिर बनेगा और लोगों को यह बहुत आकर्षित करेगा। बहरहाल आगमन अमित शाह का था तो बीजेपी नेताओं के हौसले सियासी तौर पर भी बुलंद थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस मौके पर भी कांग्रेस को निशाना बनाने से नहीं चूके। ये देखिए, आज एक ऐतिहासिक दिन है और ये इतिहास जब सीताराम का नाम लेते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर का लेते हैं अयोध्या में, तो मैया सीता के बगैर वो पूरा नहीं होता। लेकिन प्रभु श्री राम ने भी उन पापियों को सैकड़ों वर्ष तक देखा जब उसने उनके अस्तित्व को नकारा। यहाँ भी वही कर रहा था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह ने एक इतिहास रचा है और सनातन का झंडा गाड़ा है। मिथिलांचल में जीत बिहार में सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मिथिलांचल में 243 विधानसभा सीटों में से 100 सीटें आती हैं, जो इसे सत्ता की दौड़ में निर्णायक बनाती हैं। मिथिलांचल में सीतामढ़ी के अलावा दरभंगा और मधुबनी जैसे जिले शामिल हैं, जो परंपरागत रूप से एनडीए के लिए मजबूत गढ़ रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने दरभंगा जिले की सभी 9 सीटें जीती थी। यही वजह है कि मंदिर निर्माण के साथ एनडीए ने चुनाव से पहले मिथिलांचल पर सौगातों की बौछार कर दी है। बिहार में जब सियासत गर्म है तो भला प्रशांत किशोर कहां पीछे रहने वाले हैं। वो रोज नए आरोपों के साथ सामने आते हैं। कभी उनके निशाने पर होते हैं महागठबंधन तो कभी बीजेपी। उनके पास में बिहार के हर नेता के खिलाफ आरोपों की एक लंबी फाइल है। अब आज उन्होंने एक बीजेपी मंत्री के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। क्या क्या कहा है प्रशांत किशोर ने, सुनिए। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर क्या करेंगे? तो 2025 में प्रशांत किशोर कितनी सीट जीतेंगे? तो 2025 में प्रशांत किशोर किसको कितनी चोट पहुंचाएंगे? मगर दोनों ही खेमे महागठबंधन हो या एनडीए, प्रशांत किशोर के निशाने पर है और प्रशांत उनके निशाने पर। इस बार प्रशांत ने मोर्चा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ। प्रशांत का आरोप है कि 2020 में बिहार जब कोविड से जूझ रहा था, मंगल पांडे दिल्ली में अपनी पत्नी के नाम 86 लाख का घर खरीद रहे थे। बताइए, 20 में कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय
दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। इस घर को खरीदने का पैसा कहां से आया? प्रशांत इस कथित ट्रेल की क्रोनोलॉजी भी समझाते हैं। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने 30 लाख मंगल पांडे के पिता के खाते में डाले थे। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को, उर्मिला पांडे जी को। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। आरोप यही नहीं रुकते, अब कहानी पहुंचती है दिलीप जायसवाल के कॉलेज और आयुष्मान योजना तक। दिलीप जायसवाल एक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। पीके का दावा है कि उन्होंने पैसे देकर फ्लैट दिलवाया और बदले में अपने कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। पीके का ये भी आरोप है कि मंत्री के पीएस अब आयुष्मान योजना के हेड हैं और सबसे ज्यादा घूस इसी कॉलेज से ली गई। ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल, जो वहां पर BN मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। तब सीधा क्विड प्रो क्वो में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 बरस से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। मंगल पांडे के खिलाफ प्रशांत किशोर की फाइल यही नहीं बंद होती। वो बताते हैं 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने 1250 एम्बुलेंस का टेंडर निकाला, 200 करोड़ रुपए का। टेंडर में टाटा मोटर्स जैसे नामी ब्रांड को बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी गाड़ी में ड्राइवर केबिन में AC था। फिर फोर्स मोटर से खरीदी गई गाड़ियां, वो भी महंगे रेट में। मार्जिन किसकी जेब में गया? टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया? सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था, उसका टेक्निकल ग्राउंड पर भी इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में AC हो, ड्राइवर वाला केबिन में AC न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में AC देंगे, जिसमें ड्राइवर के पास भी AC होगा और पेशेंट वाले में भी AC होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा, या उनके जो डीलर हैं, कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें AC नहीं है, पेशेंट वाला में AC है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। प्रशांत किशोर का यह हमला तब सामने आया जब बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं उनके खिलाफ खुद IPC की कई धाराओं में केस दर्ज हैं। दानिश का आरोप है कि पीके राजनीति के चोर हैं। प्रशांत किशोर का दागदार और षड्यंत्रकारी चेहरा बिहार की जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब है। पाटलिपुत्रा पुलिस थाना में केस नंबर 94/2020 में इनकी भूमिका किसी पेशेवर अपराधी जैसी दिख रही है। बिहार की बात के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले प्रशांत किशोर खुद कानून के कटघरे में हैं। नैतिकता की ठेकेदारी छोड़िए, बिहार की जनता
अब इन षड्यंत्रकारी दागदार निकाबपोश नेताओं को पहचान चुकी है। ये नेता नहीं, ये दरअसल राजनीतिक चोर हैं और इनकी जो हकीकत है परत दर परत हम जनता के सामने लाते रहेंगे। तो एक तरफ पीके की फाइलें हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के केस, एक तरफ ईमानदारी का दावा है तो दूसरी तरफ धोखाधड़ी का आरोप। सवाल यह है कि कौन सच्चा है कौन झूठा, या ये सिर्फ चुनाव से पहले का शोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। जब से बिहार में वोटर लिस्ट का रिव्यू शुरू हुआ, चुनाव आयोग के खिलाफ उनका अभियान और तेज हो चुका है। कल उन्होंने बाकायदा एक डेमो दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। आज अपनी इसी मुहिम के साथ में वो पहुंच गए बेंगलुरु और वोट अधिकार रैली में जमकर गरजे कि आयोग बीजेपी से सांठगांठ में है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप पर अड़ गए हैं। बेंगलुरु में आज वो वोट अधिकार रैली में शामिल हुए और इस रैली में एक बार फिर उन्होंने वोट की चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी वोट चुराने के लिए सांठगांठ कर रही हैं। एसआरआई भी इसीलिए लाया गया है। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री आज मैदान में उतरे। भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी परमाणु बम छोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर उनका हमला चुनाव आयोग के अधिकारियों पर है। दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे। मेरे को कल किसी मित्र ने कहा कि ये तो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से काटने का काम कर रहे थे। और सच कहूं तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती? उधर राहुल के आरोपों पर आज प्रियंका गांधी भी भड़की नजर आईं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के प्रति है तो उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है। पिटीशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं।
10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो वोट चोरी के आरोप और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ये मुहिम फिलहाल रुकने वाली नहीं दिखती। बिहार चुनाव के बाद भी ये आरोप प्रत्यारोप जारी रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार के बाद SIR की बारी बिहार के बाद बंगाल में आनी है।